मैं ऑल व्यूवर्स का बीके दीक्षित बीके ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो क्लास 12th के लिए है और इसमें मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में कि दो चैप्टर्स हैं, एक है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो पहला चैप्टर के कुछ इसमें जो फर्स्ट वीडियो मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर इसकी कुछ मैं अपने शब्दों में कुछ खास बात बताऊं तो ये एक्चुअली क्या है कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा एडिशनल मैटर इसमें ऐड किया गया है, जो कि एआईएसएससी और नीट एग्जामिनेशन के लिए फाउंडेशन का वर्क करेगा, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की गई है और कोशिश किया गया है कि इसको सूटेबल जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं तो उनको लेकर के इनको एक्सप्लेन किया जाए। तो आइए चलते हैं, हम जो है सबसे पहले डिफिनीशन की बात करते हैं। ठीक है, डिफिनीशन को समझने से पहले मैं अगर वर्ड मीनिंग की बात करूं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो वर्ड मीनिंग देखा जाए तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी, बड़ा सिंपल हम मीनिंग लिखा सकते हैं कि बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया गया है उसी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी दोनों का जो है यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ डिफिनीसन है, जैसे एयर के, देखिए ऑलमोस्ट सभी डिफिनीसन एक ही बात कहेंगे कि उसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ किया जाए, उससे प्रोडक्ट और जो सर्विसेज मिले जैसे यूजफुल फॉर ह्यूमन मैनकाइंड्स। अगर हमको इस इंटीग्रेशन से ह्यूमन मैनकाइंड के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलता है तो उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एयरके का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट ऑफ microbes, plant, animal cells and their components are biological processes। यहाँ पर अगर इतने की वर्ड मीनिंग को अगर देखिए तो टेक्नोलॉजी और क्या यूज किया जा रहा है, माइक्रो, प्लांट, एनिमल एंड देयर एनालॉग, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू जनरेट प्रोडक्ट एंड सर्विस, और इससे हमको क्या मिलता है, जो सर्विस और प्रोडक्ट ह्यूमन बींग्स के लिए मिलती है, दिस इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू जनरेट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड। ये एरके का डिफिनीशन है। अब इसी को हमने यहाँ पर ब्रीफ में इंक्लूड करने की कोशिश की है, शो करने की कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें सेल, टिश्यू, माइक्रोब्स, एनिमल सेल्स, देयर मॉलिक्यूलर एनालॉग सब इंक्लूड कर लें और उसको टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ किया जाए, और किस लिए, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए यूजफुल है, तो इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB का एक डिफिनीशन यहाँ पर क्या है, वो क्या कहते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। इन्होंने दो चीज़ों को, नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म सेल, यहाँ भी ऑर्गेनिज्म सेल देयर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर एनालॉग, यानी लिविंग सिस्टम का यूज इंटीग्रेट करके प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू EFB बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स टू जनरेट या टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ऑलमोस्ट दोनों डिफिनीशन जो है वो सेम है, वर्ड का डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर शॉर्ट में हमने दिखाने की कोशिश की है, वो क्या है कि जो नेचुरल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेचुरल साइंस प्लस ऑर्गेनिज्म से जो प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलेगा दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं हम जो है आगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे ओल्ड एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। देखिए इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज आज से नहीं हो रहा है, 1917 या 20th सेंचुरी में इसका यूज जो है ब्रॉड हुआ है, कुछ
डिस्कवरी जैसी हुई हैं जो जिसने इसको स्पीड अप किया है। अदरवाइज इसका यूज़ हम सदियों से करते आ रहे हैं। सदियों से अल्कोहल बनाया जा रहा है, सदियों से विनेगर का प्रिपरेशन हो रहा है, सदियों से दही जमाई जा रही है, दही को जो है कर्ड किया जा रहा है, सदियों से जो है वो फाइबर्स जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ये ऑल दी थिंग्स वेयर माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर सर्विसेज आर प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी आज नाम दे दिया गया है। तो ये बहुत ओल्ड है। तो ओल्ड वाले में क्या किया जाता था, क्यों दोनों में अंतर किया गया? ओल्ड एज में क्या होता था कि नेचुरल स्ट्रेन ऑफ माइक्रोब्स एंड सेल लाइन्स फॉर ऑब्टेनिंग यूजफुल प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के लिए माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता था। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि जीएमओ एनर्जेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया जाता है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, साथ साथ हमारी अच्छी सर्विस इंश्योर करते हैं। तो यहाँ पर अगर एक शब्दों में कहेंगे, यहाँ पर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स के द्वारा प्रोडक्ट और सर्विसेज को की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंड्यूस किया जाता है। यहाँ पर माइक्रोब्स का यूज करके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर ब्रांचेज देखे जाए, जैसे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसका मेडिकल फील्ड में यूज होता है, जैसे वैक्सीन प्रिपरेशन है, डिफेक्टिव जीन्स को रिमूव करना है या एड करना है यूजफुल जीन को, डेवलपिंग न्यू मेडिसिन्स। इसके साथ क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में क्या होगा? क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंट एबिलिटी को जो है इम्प्रूव किया जाता है। ये माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी है, तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का। जैसे माइक्रोब्स को सीवेज ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे एरियाज में जिसको आपने रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें, इसके बाद से अगर एक और इसके अंदर एरिया है जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली दो कोर टेक्निक्स पे डिपेंड करती है। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, इसमें जो जीन मटेरियल है, डीएनए और आरएनए, हमारा जो जेनेटिक मेकअप है किसी ऑर्गेनिजम्स का, उसको ही अल्टर किया जाता है। अल्टर मतलब एडिशन या डिलीशन करके, और यू नो कि जब जीन में कोई चेंज होगा, जीनोटाइप में चेंज होगा, तो फिनोटाइप ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अगर चेंज ऑफ फिनोटाइप यूजफुल है हमारे लिए, तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच वर्क करता है। केमिकल इंजीनियरिंग में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हाउ टू इंक्रीज, कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि स्टेराइल इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन फ्री हो, उसमें जो है यूजफुल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जनरेट करने की कोशिश की जाती है। जैसे एंजाइम्स हैं, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स हैं, इसमें माइक्रोब्स जो है यूज़ किए जाते हैं स्टेराइल इन्वायरमेंटल कंडीशन में, और इनको जनरेट किया जाता है। अब माइक्रोब्स फ्री क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कंटामिनेट कर देंगे प्रोडक्ट को, क्वालिटी को भी जो है वो डिफेक्टेड बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 स्टेप्स में, इस टेक्नोलॉजी में 3 मेन स्टेप्स हैं। कौन कौन 3 स्टेप्स हैं? एक है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैंने पहले स्टेप में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया जाता है, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जीन क्लोनिंग कराई जाती है, उसके बाद से फिर उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ये 3 स्टेप्स हैं। आप इसको यहाँ डायग्राम से आप देख सकते हो। आप ये देखिए, ये वेक्टर है, इसके लिए अभी आगे हम टूल्स पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखिए वेक्टर है, और वेक्टर सर्कुलर होता है, बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होता है। ये फॉरेन जीन है, डिजायर्ड जीन है, जिस जीन की हमको ज़रूरत है। अब क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इन दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने से वेक्टर के अंदर उतना ही स्पेस बनता है जितना बड़ा ये फॉरेन जीन होता है। नाउ देखिए, इस येलो कलर के फॉरेन जीन को वेक्टर के अंदर क्या किया गया, इंसर्ट कर दिया गया, लाइगेज एंजाइम के साथ जोड़ दिया गया। तो यहाँ ये जो यहाँ वेक्टर जो यूज किया गया वो BAC है, बैक्टीरियल
आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, नॉट प्लाज्मिड, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज किया गया है। अब इस डीएनए को यानी प्लाज्मिड प्लस फॉरेन डीएनए, फॉरेन डिजायर्ड डीएनए के जो कॉम्बिनेशन है इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया जाता है, इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसकी क्लोनिंग हो। क्लोनिंग का मतलब मल्टीपल फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपी। तो देखिए प्लाज्मिड जब रिप्लिकेट होगा, मान लीजिए प्लाज्मिड की 100 कॉपी बनी तो फॉरेन जीन की भी 100 कॉपी बन गई। अब फॉरेन जीन को हम अलग करके और डिजायर्ड प्लांट या एनिमल के अंदर हम उस जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। अब फॉरेन जीन को जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करके उसके फिनोटाइप को चेंज करेंगे तो उस ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म दोनों क्या है, सेम। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं जीएमओ कैसे बनाएंगे। पहले तो हम डिजायर्ड डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। उसके बाद उसको क्लोनिंग करके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट है ब्रीफ हिस्ट्री। अगर देखा जाए जो बायोटेक्नोलॉजी जहाँ से स्पीड अप हुई और ये माइलस्टोन क्या है, वो है डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि जो कोहेन और बोयर 1972 में फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय अटैचिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टू प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफेरियम। साल्मोनेला टाइफेरियम एक बैक्टीरिया है और उसके प्लाज्मिड में उन्होंने जीन को इंसर्ट करके और रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट टाइम बनाया। ठीक है, तो इसमें देखिए इससे पहले देखिए आर्बर एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंस को रिपोर्ट किया। अब ये बैक्टीरिया के अंदर जो प्रेजेंस होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, इसके पीछे पूछा जाता है क्वेश्चन क्यों प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रेजेंस एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, मतलब बैक्टीरिया अपने आप को बैक्टीरियोफेज से बचाने के लिए उनके अंदर नेचुरल मैनेजमेंट है कि उनके अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरियोफेज डीएनए को ब्रेक कर सकते हैं। और हम लोगों ने यानी बायोटेक्नोलॉजी में उसी टेक्निक का यूज़ किया गया डीएनए को कट करने के लिए, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आइए चलिए अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कैसे क्या स्टेप्स है, व्हाट आर द स्टेप्स। लेकिन उससे पहले हम टूल्स जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया तो फर्स्ट टूल मॉलिक्यूलर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। सोर्सेस ऑफ डोनर डीएनए जो फॉरेन डीएनए है, पॉलीमरेज एंजाइम ताकि वो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइगेज एंजाइम ये एक तरह से ग्लू मटेरियल के रूप में काम करेगा, डीएनए को जोड़ने का काम करेगा। वेक्टर जिसके अंदर से जो है हम लोग रिप्लिकेशन मतलब वो क्लोनिंग कराएंगे। और होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम डिजायर्ड चेंज लाना चाहते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है जो है आप देख सकते हो एक एक को वन बाई वन हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर या स्कैल्पेल्स कहा जाता है, कट करने के काम आता है। जैसे सीजर का काम क्या करना है, कट करना, तो ये डीएनए को कट करता है, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा गया। आर्बर, जैसा कि अभी आपको बताया डब्ल्यू आर्बर 1963 में एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने इशर्सिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये इसके जो प्रेजेंस है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रेजेंस को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये एक तरह के इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जहाँ से कट करना है पहले वो इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद से वो उसको कट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, दूसरा होता है मैथिलेज एंजाइम या मिथाइलेज एंजाइम।
तो ये मेथिल ग्रुप जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर एड करने का काम करते हैं। ये मेथिलेज एंजाइम यूज टू मेथिलाइज एट पैलिंड्रोमिक रीजन्स, ठीक है। उसके बाद से आप देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आरई का डिस्कवर कैसे हुआ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई। अगर इसको देखा जाए तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज जो आइसोलेट किया गया है कि यहाँ पे एक मैं चेंज करना बताना चाहूँगा आपको कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट वाज आइसोलेटेड वो कौन था, हिंड 2 फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बाय स्मिथ इन 1968। लेकिन एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट वाज रिपोर्टेड दैट वाज इको R1 और आर्बर ने उसको रिपोर्ट किया था, लेकिन चूंकि उसका आइसोलेशन इसके बाद हुआ इसलिए फर्स्ट पोजीशन जो है, जो पहले नंबर पे जो आइसोलेशन के सेंस में कहा जाता है वो हिंड 2 है। तो याद रखिएगा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिपोर्टेड वाज इको R1, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेटेड वो होगा हिंड 2, ठीक है। अब अभी तक जो है 900 से भी ज़्यादा 230 बैक्टीरिया से 900 से भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ज़्यादा रिपोर्ट किए जा चुके हैं, आइसोलेट किए जा चुके हैं। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं देयर आर 2 टाइप्स, एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज क्या होते हैं, जैसे जो डीएनए होता है उसके एक पर्टिकुलर इंड पे कट करते हैं, एक इंड से, चाहे राइट या लेफ्ट इंड से वो एक एक बेस को अलग करना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन तो दूसरी कैटेगरी होती है इंडोन्यूक्लियाई। इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम बीच से डीएनए, जैसे डीएनए का थ्रेड है, डीएनए के बीच से कट करता है इन द मिडिल ऑफ द, तो जहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है उसको हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा वहीं से कट होगा। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है आगे आपको हम बताएंगे। ये इंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम्स होते हैं ये इन्हीं में से कुछ स्पेशलाइज एंजाइम्स होते हैं जिनकी वर्किंग स्पेसिफिक होती है, उनको हम लोग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। वो क्या इनकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि इंडोन्यूक्लिएज डीएनए को कहीं भी कट कर सकता है, बट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम विल कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड दैट रिकॉग्निशन सीक्वेंस विल बी पैलिंड्रोमिक। जहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा उसी पर जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं, तो उनका जो कट करने का एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है इसलिए उनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें अब आ गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। तो देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बताने से पहले एक वर्ड आपके सामने रखना चाहूँगा, बहुत छोटा सा वर्ड जो है राडार, RADAR। आप जरा उसको अपोजिट करके पढ़िए, राडार, उधर से भी राडार। तो कुछ बेस सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिनको आप चाहे आप फॉरवर्ड पढ़िए या बैकवर्ड पढ़िए वो सेम वर्डिंग को ही शो करते हैं, सेम सीक्वेंस को शो करते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल है मलयालम। आप मलयालम चाहे आप राइट हैंड से पढ़िए चाहे लेफ्ट हैंड से पढ़िए मलयालम। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे कि 2 strands of DNA possess the same base sequence but in opposite fashion like a word reading same in direction of मलयालम या राडार। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना है। यहाँ पर देखिए ये इको R1 जो कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखा है। देखिए ये 5:3 है और 5 साइड से अगर पढ़िए तो क्या होगा GAATTC। अब जरा इसको फिर 5 मिनट से पढ़िए GAATTC। यानी अब चाहे आप फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो, लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो, आपको सीक्वेंस से मिलेंगे। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम लोग पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैसे कुछ एंजाइम्स के जैसे नाम उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिया हुआ है। जैसे ये इको R1 का है GAATTC और हिंड 3 का क्या है AAGCTT। ये BAMHI का क्या है H1 है, नॉट HI H1 है। बैम
अब ये है डबल जी ए टी डबल सी, ये इको आरबी का क्या है GATA-TC। आप, मैं कहूँगा कि आप इसको याद रखिए, इको R1 को जरूर याद रखिए। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आप बाय द वे कहीं मिस करते हैं तो आप इनके सीक्वेंस को, जैसे GATA-TC, अगर कोई लेटर अगर गड़बड़ होगा ना तो इधर से वो सीक्वेंस नहीं बनेगा। जैसे जी मान लिया सी ले लिया, तो यहाँ पर GACTTC करेंगे। अब जब आप इधर से करेंगे तो ये GA अगर ये तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपने जी रखा है तो यहाँ पर वो वर्ड सी आ जाएगा, तो जी होना चाहिए, नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो याद रखिए ये GAATTC, ये एक याद रखिएगा, ठीक है। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो दो तरीके से कट करते हैं डीएनए को, और ये दो तरह के कटिंग कौन होते हैं? स्टिकी इन कटिंग, जैसे BAM-H1 है, ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो ये BAM-H1 देखिए, ये पैलिन, जो ये ब्लू कलर से दिखाया गया, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। और देखिए ये अपोजिट, इसमें भी अपोजिट साइड से पढ़िए सेम होगा, जैसे GATCC, GATCC। तो ये कट कैसे करता है? जो BAM-H1 एंजाइम्स है, पहले वो इस पूरे डीएनए लेंथ को इंस्पेक्ट करने के बाद पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे ये एरो दिखाया गया है, तो वो यहाँ से कट करेगा। यहाँ जो G और A के बीच में ये न्यूक्लियोटाइड है, अब ध्यान दीजिएगा, ये बेस क्या शो कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, तो उस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ये ब्रेक करेंगे, और फिर ये बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को, फिर दूसरी जो न्यूक्लियोटाइड चेन होगी उसमें ये G और C के बीच में यहाँ पर कट करेंगे। तो इस तरीके से कटिंग में आप देखिए कि ये CCTAGG, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से कट होगा, ATGG, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे, और यहाँ पर ATCC ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। यानी दोनों तरफ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स आपको फॉर्म होंगे। तो इसको हम लोग स्टिकी एंड कहते हैं। और ब्लंट एंड में सीधे एक ही प्लेस से वो कट कर देगा। तो ये देखिए, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड नहीं है, कोई आपको यहाँ अनपेयर्ड नहीं मिला। तो इसको हम ब्लंट एंड कटिंग कहते हैं। इसको आगे और समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पहले लाइगेशन, अब कैसे इनको जोड़ते हैं? जो डीएनए कट हुए हैं दे आर ज्वाइंटेड, इनको ज्वाइन किया जाता है। तो व्हेन डीएनए, और इसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब इस चीज़ को आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, इस पॉइंट को आप यहाँ पर देखिए कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये सॉरी डीएनए लाइगेज एंजाइम है। तो ये जो ATTCAG, ये जो ये यहाँ पर CTAG, यहाँ देखिए CTAG, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। यहाँ पर GATCC, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो अब होता क्या है कि देखिए, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करने और दो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इनके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा इन चेन को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम करते हैं। ठीक है। इसके बाद से आप देखिए अगला जो पॉइंट है जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नॉमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यहाँ पर देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे कोई भी आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लीजिए और उसको कैसे नाम देंगे। देखिए यहाँ पर E, CO, R और 1, ये चार आप पार्ट कर लीजिए, E, CO, R और 1, किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के चार आप पार्ट करिए। फर्स्ट लेटर, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर होगा, इट विल डिनोट द नेम ऑफ दैट सोर्स फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड। मैंने जिस बैक्टीरिया से ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑब्टेन किया गया है उसके जीनस के नेम को पहला नेम शो करता है। ई क्या शो कर रहा है? जेनरिक नेम ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम विच दिस एंजाइम इज ऑब्टेन। दो लेटर्स हैं CO, नेक्स्ट जो 2 लेटर्स हैं वो उनके स्पीसीज नेम को शो कर रहा है। जैसे उसका नाम कोलाई होता है, स्पीसीज नेम क्या होता है? कोलाई। इसके बाद जो थर्ड जो R है ये स्ट्रेन को बताता है। ठीक है ना,
यहाँ पर जो ये R जो है ये R स्ट्रेन है, और I ये 1 है, I नहीं है, 1 2 3 ये रोमन में लिखा गया है। तो ये फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड फ्रॉम ई कोलाई R, यानी सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम ऑन विच इट इज आइसोलेटेड। पहले पोजीशन पर आइसोलेट किया गया फर्स्ट, अगर सेकंड तो सेकंड। जैसे हिंड 1 में देखिए, अब आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। हिंड 1 में आप देखेंगे कि हिंड 1 में H फॉर जेनरिक नेम हीमोफिलस, इंड IND इंड इन्फ्लुएंजी, ठीक है। तो और D स्ट्रेन का नाम हो गया, और उसके बाद 2 तो सेकंड ऑर्डर में उसका आइसोलेशन हुआ, इसलिए उसका नाम हिंड 2 पड़ा। तो नाम आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। आप देखिए ये इसर्सिया कोलाई, E फॉर इसर्सिया, CO फॉर कोलाई, R फॉर नेम ऑफ स्ट्रेन, RY13 एंड फर्स्ट। इसके बाद से मैं कह रहा था ना, इस सेक्शन एंजाइम के इंड की बात कर रहा था। तो देखिए एंजाइम्स जो है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, 2 तरीके से कट करते हैं। अब ये आप देखिए इस स्ट्रैंड को देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड, ये DNA है, ऊपर ये 3-5 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, और दूसरा ये 5-2-3-5-3 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, और दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या करता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंस्पेक्ट करके 2 तरीके से कट करता है। पहले कटिंग में क्या होता है कि ये ऐसे कट करता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड बेस फॉर्म होते हैं। इस चेन में कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे जो अनपेयर्ड रहेंगे, देखिए दोनों तरफ। तो ये इनको हम लोग कहते हैं स्टिकी इन कटिंग, या इसी को हम लोग स्टैगर्ड कटिंग इसको हम लोग कहते हैं। ये समझ में आ गई बात। जैसे EcoR1 है, ई कोलाई जो है, या BAM-H1 है, इसमें या बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस, ये जो इसी तरह का कट करते हैं। जब भी कट करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड जो DNA होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसको 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कट करेंगे जिनमें अनपेयर्ड बेस प्रेजेंट हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टिकिंग। और दूसरा आप देखिए इस तरह में इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये इस तरीके से कट करते हैं। आप यहाँ समझने की, ये न्यूक्लियोटाइड है, DNA का एक छोटा सेगमेंट है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये ऐसे सीधे कट करते हैं, तो इसमें अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स नहीं फॉर्म होते हैं। देखिए सीधे एकदम। तो ये 3 इनके जो है ये नाम से दिखाया गया है। तो इस वीडियो में मैंने यहीं तक कवर किया है। आगे के जो पार्ट हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि आपको मैटर NCERT से थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कभी भी ईमेल या फ़ोन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, मनोबल बढ़ाएं, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक